दूसरा क्लास जो 7वां क्लास था उसमें सबसे लास्ट में जो पढ़े वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा था। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होता है -1/8π0 उतना ही अगर प्लस में दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को उसके कक्ष से आप हटा सकते हैं, मतलब विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कल संडे के कारण क्लास नहीं था। अगले संडे से हर संडे आपको कुछ क्वेश्चन ग्रुप में यानी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसको आप सोल्व कीजिएगा और मंडे को उसका सॉल्यूशन और फिर आगे जो करना होगा वो करना। ठीक है, यानी कि अगले संडे से हर संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, तो अगले संडे को पहले चित्र मतलब संभवतः सिर्फ आवेश से जुड़ा हुआ जितना उसका टेस्ट होगा। आवेश पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में जो सिर्फ आवेश वाला जो होगा आवेश से जुड़ा होगा जितना जहाँ तक था उसका टेस्ट होगा। और विशेष रूप से आगे अगर आपको जानकारी चाहिए कि सब वाला टॉपिक और लास्ट वाला टॉपिक क्या होगा तो उसकी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। चलिए, तो जो लास्ट टॉपिक पर है वो था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो अभी तक दो मॉडल पढ़े, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल और एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और ये दोनों जो है मतलब रदरफोर्ड वाला थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद जो तीसरा मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु का मॉडल दिया था उसके बाद फिर 1913 में नील्स बोर ने, वैज्ञानिक का नाम है नील्स बोर, उन्होंने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़े होंगे, जिसमें फोटोन की जो ऊर्जा होती है E/h के, उसको लगाकर यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु का, जिसको बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। इसके अनुसार जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट था, उसमें पहला इसको बोर का अभिकृत, इसी को बोर का अभिकृत मतलब पोस्टुलेट भी करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के बदले कहीं पे लिखा रहेगा बोर का अभिकृत, या इंग्लिश में होगा तो बोर्स पोस्टुलेट, ये भी लिखा जा सकता है मॉडल के बदले। ठीक है, तो इसी को बोर का परमाणु मॉडल या बोर का अभिकृत या पोस्टुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार जो सबसे पहला है वो ये था कि जो कोई परमाणु होता है उसके केंद्र में सभी धनावेशित कण और उसका कुल द्रव्यमान यानी परमाणु का कुल द्रव्यमान स्थित होता है, जिस पर आवेश प्लस ZE के बराबर होता है। यानी कि जो नाभिक होता है, जो केंद्र होता है, जो रदरफोर्ड में पढ़े होंगे कि परमाणु के केंद्र में जो एक छोटा सा भाग होता है जिसमें सभी धनावेशित कण और परमाणु का कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। तो बोर के अनुसार जो सबसे पहला था कि नाभिक जो होता है, धनावेशित कण जो होता है, उसके जो आवेश होता है वो बराबर होता प्लस ZE के, जहाँ ये जग जो है वो बता रहा है परमाणु की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या और धनावेशित कण या प्रोटॉन, क्योंकि धनावेशित कण और प्रोटॉन दोनों धनावेशित कण प्रोटॉन। ठीक है, तो Z जो होता है वो परमाणु संख्या होता है, जबकि E जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण जो धनावेशित कण पर होता है। तो पहले पढ़ चुके हैं कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही आवेश किस पे, धनावेशित कण पे। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण जो धनावेशित कण पर स्थित होता है, जो धनावेशित कण पे स्थित होता है। सबसे पहला था कि नाभिक में जो नाभिक यानी केंद्र में नाभिक होता है उस पर जो आवेश होता है वो बराबर तक इसके प्लस ZE के, प्लस धनावेशित होने के कारण में Z जो होगा वो बताता है परमाणु के परमाणु संख्या को, या उसी को बोलते हैं प्रोटॉन या धनावेशित कण की संख्या।
जबकि ई जो होता है, ई का मान पता होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस में, वही धनावेशित कण पे किसमें होता है, प्लस में। तो सबसे पहला बोर का जो अभिवृत्त या मॉडल है, उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो केंद्र में यानी परमाणु के केंद्र में जो नाभिक स्थित होता है, उस पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, प्लस Ze के बराबर होता है, जहां Z जो है वो परमाणु संख्या को बता रहा है, जबकि E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश का मान, लेकिन किसमें, प्लस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है, धनावेशित कण पे किसमें, प्लस में होता है। ये फिर दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में क्या करता है, घूमता रहता है। दूसरा जो पॉइंट है, 5 पॉइंट में दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में घूमता रहता है, और वो इलेक्ट्रॉन का अस्थायी कक्ष होता है। जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है नाभिक के चारों ओर, उसको इलेक्ट्रॉन का कौन सा कक्ष, अस्थायी कक्ष बोलते हैं। इस कारण से उसमें विकिरण यानी कि ऊर्जा का नष्ट नहीं होता है, विकिरण उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अस्थायी कक्ष में घूमता रहेगा तब तक उसमें विकिरण यानी कि ऊर्जा का नष्ट नहीं होता है। तो पहला था कि जो केंद्र में नाभिक होता है उस पे आवेश प्लस Ze के बराबर होता है। दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है वो उसका अस्थायी कक्ष होता है, इस कारण से उसमें विकिरण उत्पन्न नहीं होता है। और तीसरा जो है वो है जो रदरफोर्ड वाले मॉडल में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्ष पे घूमता रहता है उस पर अभिकेंद्र बल लगता है। इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्ष पर घूमता रहता है उस पर, क्योंकि वृत्त कक्ष है, वृत्त वाला कक्ष वृत्ताकार पथ है, इस कारण से कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल, जो उसे केंद्र की ओर खींचता है। और वो जो अभिकेंद्र बल है वो मिलता है किस कारण से, क्योंकि जो केंद्र में है वो धनावेशित कण है, जो केंद्र में होता है वो कौन सा आवेश वाला होता है, प्लस वाला, जबकि इसके चारों ओर जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन माइनस वाला होता है। इस पे अभिकेंद्र बल जो है मिलता है, जो केंद्र की ओर खींचता है, वो इस कारण से मिलता है क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, इसके बीच में आकर्षण विद्युत बल लगता है, जो रदरफोर्ड वाले मॉडल में आप पढ़ चुके हैं। तो जो तीसरा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड वाला मॉडल में था वही इसका तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय कक्ष में घूमता रहता है और उस पर जो अभिकेंद्र बल लगता है वो मिलता है किससे, इलेक्ट्रॉन और धनावेशित कण यानी नाभिक में जो धनावेशित कण है उसके बीच लगने वाले विद्युत बल के द्वारा मिलता है। तीसरा जो था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का सभी त्रिज्या संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का सभी त्रिज्या संभव नहीं है, यह केवल उसी कक्ष में घूम सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का केवल वही कक्ष संभव है जिसमें उसका संवेग जो है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मान जो हो वो h/2π, कोणीय संवेग का मान जो हो वो किस रूप में हो, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो, जहां h समझ रहे होंगे प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का सभी त्रिज्या या सभी कक्ष संभव नहीं हो सकता है, इसका केवल वही कक्ष संभव होता है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज मतलब हुआ जिसमें कि h/2π से पूरा का पूरा भागा लग जाता है। पूर्ण गुणज जैसे 2 का गुणज 4, तो 2 का अगर पूर्ण गुणज 4 है, इसका मतलब कि 4 में 2 से पूरा का पूरा भागा लग जाएगा। तो उसी तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन का केवल वही कक्ष संभव हो सकता है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, यानी कि ऐसा कोई कक्ष संभव नहीं है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान हो जिसमें h/2π से भागा नहीं लगे। तो इस तरीके का कोई भी उसकी त्रिज्या या कक्ष संभव नहीं है जिसमें h/2π से भाग पूरा का पूरा नहीं लगे। तो अब कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, फर्स्ट ईयर में ये सब कुछ पढ़ना। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग गुणे दूरी, इसको R से या S से लिखते हैं। चलिए, तो अब मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान m है, वेग भी है और घूम रहा है किस पथ पे, r त्रिज्या के किसी वृत्ताकार पथ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान को m से, इलेक्ट्रॉन के कारण e से लिख रहे हैं, उसका वेग भी है
और वो जो घूम रहा है वृत्तीय पथ पे उसकी त्रिज्या कितना r है। तो कोणीय संवेग जो होता है वो संवेग में जब दूरी को गुना करते हैं तो कोणीय संवेग बनेगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग, ये आंसर बना किसका? p का। और इसी में जब दूरी को गुना कर दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा कोणीय संवेग का। m गुने v और इसमें त्रिज्या यानी क्या को गुना कर दिए तो ये आंसर बन गया किसका? कोणीय संवेग का। अब ये जो होता है हमेशा किस रूप में होगा? h बटे 2 पाई के पूर्ण गुणज। यहाँ पे ये n है, या इसी को लिख सकते हैं इस तरीके का m e v r बराबर nh बटे 2 पाई। ये हुआ इसके अनुसार से, चौथे पॉइंट के अनुसार से, जहां n जो है वो कहलाता है क्वांटम संख्या या कक्ष संख्या। क्वांटम संख्या या कक्ष संख्या, और इसका मान जो है शुरू होता है जैसे पहला कक्ष तो n का मान 1, दूसरा कक्ष तो n का मान 2, तीसरा कक्ष तो n का मान 3, यानी कि n का मान 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो जो चौथा पॉइंट है बोर के परमाणु मॉडल में वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का सभी त्रिज्या संभव नहीं है, इसका केवल वही त्रिज्या संभव है, इलेक्ट्रॉन का केवल वही त्रिज्या संभव है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान किस रूप में होता है? h बटे 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में, यानी कि वैसा कोणीय संवेग जिसमें h बटे 2 पाई से पूरा का पूरा भागा लग जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को m मान लीजिए, उसका वेग v मान लीजिए और त्रिज्या कितना r मान लीजिए, यानी कि r त्रिज्या के पथ पे घूम रहा है, तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग को, और उसी में जब दूरी को गुना कर दीजिए तो कोणीय संवेग बन जाएगा। m गुना v संवेग का आंसर, इसमें r को गुना कर दीजिए कोणीय संवेग बन, और ये h बटे 2 पाई के पूर्ण गुणज, और ये n जो है वो पूर्ण संख्या को बता रहा है 1 2 3 4 इस तरीके का। जो n जो होता है वही क्वांटम संख्या कहलाता है, और जिसका मान 1 से शुरू होता है 1 2 3 4, 1 के बाद मतलब डेढ़ नहीं होगा, 1 दशमलव या बटा में इसका आंसर संभव नहीं। 1 के बाद सीधे 2 होगा, 2 के बाद सीधे 3 होगा, 3 के बाद सीधे 4 होगा, 4 के बाद सीधे कितना 5 होगा, इस तरीके का। तो ये था। और इसी जो चौथा पॉइंट है इसी को बोलते हैं बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध, यानी कि कहीं पे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध क्या है, तो बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध ये है कि इलेक्ट्रॉन का केवल वही त्रिज्या संभव होगा जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान हमेशा किस रूप में होगा? h बटे 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में, जिसके अनुसार से ये फॉर्मूला बन रहा है द्रव्यमान है, वेग है और त्रिज्या, ये तीनों को गुना किए तो ये कोणीय संवेग, और h बटे 2 पाई और ये पूर्ण संख्या या क्वांटम संख्या या कक्ष संख्या को बता रहा है। ठीक है, और ये था चौथा पॉइंट। तो अभी तक 4 पॉइंट सीखे। सबसे पहला है कि जो नाभिक होता है परमाणु का उस पर आवेश प्लस जड़ ही के बराबर होता है। जड़ जहाँ क्या है? परमाणु संख्या या धनावेशित कण की संख्या, जबकि ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वही प्लस वाला आवेश, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे प्लस में उतना ही धनावेशित कण पे, मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस में उतना ही धनावेशित कण पे किसमें प्लस में होता है, वो वाला आवेश बता रहा है। ठीक, दूसरा जो था वो था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस कक्ष में घूमता रहता है वो उसका स्थायी कक्ष होता है, इस कारण से ऊर्जा का या विकिरण के रूप में ऊर्जा का नष्ट नहीं होता। तीसरा था कि इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़े कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्ष में घूमता रहता है और उस पर विकेंद्र बल लगता है, और विकेंद्र बल जो है वो मिलता है किस कारण से? क्योंकि नाभिक में धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन में पर कैसा आवेश माइनस वाला, यानी कि दोनों के बीच जो आकर्षण विद्युत बल लगता है उसके कारण से उसे विकेंद्र बल मिलता है। और जो चौथा पॉइंट था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का सब त्रिज्या संभव नहीं है, इसका केवल वही त्रिज्या संभव है जिसमें इसके कोणीय संवेग का मान h बटे 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और बोर के मॉडल में जो सबसे लास्ट वाला यानी कि 5वां पॉइंट है वो ये है चार पॉइंट का 5वां पॉइंट जो है चलिए 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने स्थायी कक्ष में होता है तब तक ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, यानी कि तब तक ऊर्जा उससे बाहर की ओर नहीं निकलती है या ऊर्जा नष्ट नहीं होती। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से उच्च स्थायी कक्ष में जाना चाहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि ऊर्जा जो है वो निकलती है, और उस ऊर्जा का मान जो होता है वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से किसी उच्च स्थायी कक्ष में जाता है तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, और जो बराबर होता है किसके? फोटोन की ऊर्जा के।
तो अगर मान लीजिए जिस कक्ष में पहले से है उसका क्वांटम संख्या या कक्ष संख्या n1 है, जिसमें ऊर्जा उसका E1, और ये n1 से दूसरे कक्ष में चला गया किसमें, n2 में, जिसमें ऊर्जा उसका E2 है। तो इस कक्ष से इस कक्ष में जाने में जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है, जो इस दोनों के बीच अंतर यानी कि E2 माइनस E1 के बराबर होता है। तो पांचवा जो पॉइंट है उसके अनुसार से ये हुआ कि पहला जो उच्च स्थायी कक्ष में गया उसमें ऊर्जा E2, इसका अंतर कर दिए E2 माइनस E1, और ये बराबर होगा फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा अगर E लिखना है या E2 माइनस E1 बराबर फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला याद है, h न्यू या hc बटे लैम्डा। तो जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जब तक अपने कक्ष में रहता है तब तक उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन जैसे ही अपने कक्ष से किसी दूसरे कक्ष में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित यानी कि विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है वो बराबर होता है फोटोन की ऊर्जा के बराबर। तो अगर पहला कक्ष उसका n1 है जिसमें ऊर्जा E1 है, और वो चला जाता है किसी दूसरे कक्ष में जिसमें उसका क्वांटम संख्या यानी कक्ष संख्या n2 है और उसकी ऊर्जा कितना E2 है, तो उसका अंतर यानी कि E2 माइनस E1 जो है वो बराबर होता है किसके, फोटोन की ऊर्जा के। और फोटोन की ऊर्जा पहले से जानते हैं, फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर, h न्यू के या लैम्डा के रूप में होता है, तो hc बटे लैम्डा। यही 5 पॉइंट जो है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए, कॉपी में लिखा हुआ होगा, सिर्फ देख के समझना है। सबसे पहला जो है वो ये है कि ये जो परमाणु होता है उसके केंद्र में जो नाभिक होता है उस पर आवेश किसके बराबर होता है, प्लस ZE के बराबर होता है, जहां Z जो है वो क्या बता रहा है, परमाणु संख्या को बता रहा है, जबकि E उस आवेश के परिमाण के बराबर है। परिमाण मतलब सिर्फ प्लस वाला आंसर पहले से जानते हो। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है उतना ही धनावेशित कण पे किसमें, प्लस में होता है, उसको बता रहा है। यानी कि E जो है वो बता रहा है 1.6×10⁻⁹ कूलम को। दूसरा जो है वो है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अस्थायी कक्ष में घूमता रहता है तब तक ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, यानी विकिरण के रूप में ऊर्जा बाहर की ओर नहीं निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो नष्ट नहीं होती। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्ष पे घूमता रहता है, और वृत्तीय कक्ष में जैसे ही घूमता रहता है इसका मतलब उस पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल जो है वो मिलता है किस कारण से, क्योंकि धनावेशित कण जो होता है वो प्लस वाला वो नाभिक में होता है, जबकि उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पे कैसा माइनस वाला होता है। तो दोनों के बीच आकर्षण, एक प्लस में और दूसरा किसमें, माइनस में, तो आकर्षण बल लगता है, उसी से उसको अभिकेंद्र बल मिलता है। और ये वाला पॉइंट आप पीछे भी पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड के मॉडल में। और जो चौथा था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का सभी त्रिज्या संभव नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी त्रिज्या उसका ऐसे ही संभव नहीं होता, उसका वही त्रिज्या संभव होता है जिसमें उसके कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसमें उसका कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज कहने का मतलब हुआ जिसमें कि h/2π से पूरा का पूरा भागा लग जाएगा, यानी कि ऐसा कोई उसका त्रिज्या संभव नहीं होगा जिसमें h/2π से कोणीय संवेग वाले मान में भागा नहीं लगेगा। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, उसी को बोलते हैं बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध। और जो पांचवा पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, वो ये है कि जब तक वो अपने अस्थायी कक्ष में तब तक तो ऊर्जा नहीं निकलती, लेकिन जैसे वो अपने कक्ष से किसी दूसरे कक्ष में जाना चाहता है तो फोटोन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है, और वो बराबर होता है दोनों कक्ष में ऊर्जा के अंतर के। तो अगर पहला कक्ष जो है वो n1 हो जिसमें उसकी ऊर्जा E1 हो, और दूसरा जो कक्ष है जिसमें वो जा रहा है वो n2 हो जिसमें उसकी ऊर्जा E2 है, तो दोनों की ऊर्जा का अंतर मतलब E2 माइनस E1 बराबर होगा E के, और E मतलब फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितना h न्यू या hc बटे लैम्डा। ये है बोर का परमाणु मॉडल, या इसी को बोलते हैं बोर का अभिगृत या बोर का पोस्टुलेट। इसको देख लीजिए एक बार।
चलिए इतना हो गया। तो यह था बोर का परमाणु मॉडल। अब इसके आगे देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के बाद है अगला जो टॉपिक था वो था बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिद्धांत। बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिद्धांत, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिद्धांत। चलिए इसमें आपको एक इससे दो आंसर निकलेगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का और दूसरा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो पीछे निकाल चुके हैं इसी का त्रिज्या के रूप में फॉर्मूला। चलिए तो सबसे पहले जैसा कि बोर के मॉडल में ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलता है मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो अभिकेंद्र बल मिलता है वो किस कारण से मिलता है? क्योंकि दोनों के बीच विद्युत बल लगता है। ये पीछे रदरफोर्ड वाला में पर। तो अगर विद्युत बल को F इससे लिख रहे हैं तो फॉर्मूला पता हो 1/4 कूलम के नियम से 1/4 Q1 गुणे Q2। इसमें आवेश नहीं लिखते क्योंकि पहले ही जान रहे हैं कैसा होगा आकर्षण विद्युत बल E गुणे E/R 1/4 Q1 गुणे Q2/R²। ये हो गया पहला। अब अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लीजिए, वेग v और त्रिज्या r, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला था mv²/r, तो mv²/। अब चूंकि ये अभिकेंद्र बल मिलता है किसके द्वारा? विद्युत बल के कारण। इस कारण से इन दोनों का मान जो होगा वो बराबर होगा। जैसा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान निकालने के लिए भी ऐसा कर चुके होंगे आप पीछे कि दोनों को बराबर पिछले दिन। चलिए यानी कि आप दोनों को क्या कीजिए बराबर कीजिए। अब बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा mE/r बराबर 1/4 गुणे E² r कैंसिल। दोनों को समीकरण 1 और 2 को समतुल्य किए तो इतना भी है आंसर। आप इससे आंसर बना लीजिए, कितना बन जाएगा mE² बराबर 1/4 गुणे E²/2 था। ये मान लीजिए अभी तक ये आंसर बना mE² का और 1/4 गुणे E²/r। दो आंसर इससे निकालें, एक त्रिज्या का मतलब r का आंसर और दूसरा ऊर्जा का आंसर। तो पीछे पड़े थे -1/8 गुणे E²/r। r का मान जब रख देंगे अभी निकाल के तो यानी कक्ष संख्या के रूप में आंसर बनेगा। अब इसमें आगे करते हैं। देखिए ये तो दोनों के बीच अभिकेंद्र बल और विद्युत बल से आंसर इतना निकला mE² बराबर 1/4 E²/r। ये E जो है सिर्फ इसका आंसर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लिखा। अब इसमें आगे करते हैं तो आगे कीजिएगा बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध के अनुसार क्या पढ़े हुए कि कोणीय संवेग का मान हमेशा h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो चौथा पॉइंट था बोर का मॉडल में वो क्या था mE/v/r द्रव्यमान गुणे वेग संवेग बनता है और इसमें जब दूरी गुना कर दीजिए कोणीय संवेग बराबर h/2π गुणे n या nh/2π। इतना था। बोर के क्वांटमीकरण प्रतिबंध के अनुसार इतना आंसर आ रहा है mE/v/r बराबर h/2π गुणे n। अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, स्क्वायरिंग और दोनों मतलब बोथ साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर आंसर r का निकालना mE² v² r का। या पहले इस तरीके का लिख लीजिए, इस पे स्क्वायर लिख लीजिए mE/v/r का स्क्वायर बराबर इधर nh/2π का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा mE² v² r का बराबर ये इधर कितना n² h² 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर।
n का स्क्वायर n स्क्वायर, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये आंसर बना m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर का। ये 3 था, ये 4 मान। अब क्या कीजिए कि 4 में 3 से भाग दीजिए। आंसर निकालना आपको r का, आंसर निकालना किसका, r का। तो 4 में 3 से भाग कर दीजिए। या इस तरीके का इसको बना सकते हैं, इसको ये आर स्क्वायर गुना में, इसको इस तरफ लेके चल रहे हैं तो गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये बचा होगा इस तरीके। अब क्या कीजिए 4 में 3 से भाग दीजिए। बोर्ड छोटा है इस कारण से मिटाने और देखने में दिक्कत। समीकरण 4 में 3 से डिवाइड कर दिए 4 को 3 से। 4 वाला मान ऊपर में रखिए एम ई स्क्वायर वी एस, नीचे में 3 वाला मान एम ई वी एस, ठीक है। उसके बाद इधर आइए 4 वाला मान एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और 3 का मान 1 बटे 4 पाई ई नॉट गुने ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये इतना है ऊपर। 4 में 3 से भागते, 4 वाला मान ऊपर में, 4 का मान ये है एम ई स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे में 3 वाला मान एम ई का स्क्वायर। इधर फिर आइए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में ये वाला 1 बटे 4 पाई नॉट ई स्क्वायर बटे आर। अब भागा दीजिए, जो कचरा काट दीजिए। तो हो गया, देखिए एम ई स्क्वायर, एक एम ई कैंसिल, एक बचेगा वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल। तो इधर अब बचा हुआ सिर्फ एम ई बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये जो है 3 नंबर वाला तो यहीं रह जाएगा, और जो 4 में है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हो गया ऊपर में 4 पाई नॉट गुने आर, और नीचे में ये स्क्वायर को 1 से गुना भी कीजिएगा तो ये स्क्वायर रहेगा। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर से आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल, और कुछ तो नहीं बचा। तो एम ई बराबर आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट बटे पाई आर ई स्क्वायर। लेकिन ये एम ई का आंसर है, आंसर निकालना है त्रिज्या का, यानी कि आर को इस तरफ लाइए। तो एम ई गुने आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट बटे पाई ई स्क्वायर। ये आंसर चाहिए जब आर का, तो एम ई गुना में इधर जाके एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट बटे एम ई, और पहले से इधर है पाई ई। ये है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का आंसर आ गया। ये आ गया इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का आंसर। चल देखिए आर बराबर फॉर्मूला गया कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट बटे एम ई पाई ई स्क्वायर। अब इसमें देखिए सबका मान निश्चित, एच प्लांट नियतांक मान पता है 6.63 गुना 10 -34, ई नॉट 8 ये वाला ई नॉट वाला मान, फिर 8.85 गुना 10 -12, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 -21 केजी, पाई का मान 3.14 और ई का मान 1.6 गुना 10 -19। सबका इतना जो है, ये इतना मान जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, तो बदलेगा सिर्फ किसका आंसर, एन का। तो एन का आंसर बदलेगा, मतलब क्वांटम संख्या बता रहा है, क्वांटम संख्या बदलेगा और इसका स्क्वायर, इसका मतलब त्रिज्या का मान क्वांटम संख्या की क्या होगा, सामने है मतलब समानुपातिक। तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वो उसके क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ आर समानुपाती एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है वो उसके क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, क्योंकि इसमें जो आर का आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट बटे एम ई पाई ई का स्क्वायर। इसमें एच का भी मान निश्चित है, ई नॉट का भी मान निश्चित है, एम ई का भी मान निश्चित है, पाई का भी मान निश्चित है और ई का मान, मतलब इन सब में कोई का मान बदलेगा नहीं, तो बदलेगा सिर्फ क्वांटम संख्या का मान। इस कारण से यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो
त्रिज्या होती है वो उसके क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अब इसी से एक आंसर ऊर्जा का बना सकते हैं। जो त्रिज्या का आंसर निकाले इसी से आप एक आंसर ऊर्जा का बना सकते हैं। ये सब बिल्कुल मैथ है और इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, E बराबर कितना था, -1/8 पाई नॉट गुने E स्क्वायर बटे R, कितना था। अब इसमें क्या कीजिए, R का मान रखें, R का मान रखने पर त्रिज्या समानुपाती आ रहा है क्वांटम संख्या के बारे में, R का मान रखिए, क्या हो जाएगा, E बराबर -1/8 पाई नॉट E स्क्वायर बटे R का मान कितना है, n स्क्वायर h स्क्वायर E नॉट बटे m E पाई E का स्क्वायर, 1 2 3 नंबर वाला, एक नंबर से गुना कर दीजिए, या E बराबर -1/8 E स्क्वायर गुने m E पाई E स्क्वायर, ये जो सबसे नीचे था ऊपर जा गुना, नीचे में n स्क्वायर h स्क्वायर E नॉट, E बराबर -1/8 पाई नॉट E स्क्वायर गुने E स्क्वायर, 2 गुना 2 कितना, 4 हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, मतलब 2 और 2 एक ही जैसा आधार जब जाता है तो हाथों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 और 2 कितना, 4 हो गया। बचा हुआ है m E पाई, नीचे में है n स्क्वायर h स्क्वायर E नॉट, या इसी को सही तरीके से अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके का लिखिएगा, m E को आगे कर दें, m E के पावर 4 पाई m E के पावर 4 पाई, तो देख सकते हैं पाई कैंसिल हो जाएगा, m E के पावर 4 1 बटे r नॉट m E के पावर 4 बटे n स्क्वायर h स्क्वायर, E नॉट क्या है, E नॉट क्या है, E नॉट का स्क्वायर। अब इसमें फिर देखिए तो एक है अंक है, E नॉट का मान निश्चित है, m E इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E मतलब 1.14 H प्लैंक ने था, इसमें फिर n स्क्वायर ये ऐसा है जो चेंज होगा, यानी क्वांटम संख्या जो है फिर से चेंज होगा, लेकिन उसमें जब त्रिज्या वाला बना है तो n स्क्वायर ऊपर में था और यहाँ n स्क्वायर कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जबकि त्रिज्या जो होता है क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। त्रिज्या जो होता है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि ऊर्जा जो होता है वो क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज पढ़े आप दो, एक बोर का परमाणु मॉडल और उसके बाद हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सिद्धांत जो होता है उसके अनुसार से जो मॉडल उसका उसके आधार पे बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर ही दो आंसर निकालते हैं n के रूप में, मतलब क्वांटम संख्या के रूप में, एक त्रिज्या का और दूसरा ऊर्जा जो निकाले थे पीछे उसी में क्या करते हैं r का यानी त्रिज्या का मान रख देते हैं तो n के रूप में बन जाता है। तो जहाँ त्रिज्या जो होता है वो क्वांटम संख्या के समान, क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, जबकि ऊर्जा जो होता है क्वांटम संख्या के वर्ग क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे जो कॉपी में लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए, ये जो है मैथ वाला जितना भी होता है उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए और कहीं भी कुछ दिक्कत होता है बार बार बोलते हैं जरूर पूछिए, ठीक है। आगे जो होगा टॉपिक और ये क्या बोलते हैं उत्पत्ति का सिद्धांत, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का सिद्धांत वो होगा, बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का सिद्धांत वो कल पढ़ते हैं। जो कॉपी में आगे है उसको जरूर पढ़ के रहिएगा, वीडियो देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी घर में रहिए, सही से रहिए, सदा रहिए।